हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR कॉलेज में, जो कि प्यारा सा डेडिकेटेड चैनल है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमने वापस हमारा 12th का बैच शुरू कर दिया। अब मैं वापस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारा एक 12th का बैच कंप्लीट कर रखा है JR ट्यूटोरियल, जो हमारा मेन चैनल है उसके ऊपर। ठीक है, तो हमने एक नया और एक फ्रेश बैच चालू किया हमारे JR कॉलेज के ऊपर। ठीक है, जो कि डेडिकेटेड है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए, हमारे 11th और 12th के बच्चों के लिए ये चैनल। ओके, सो हमारा फ्रेश नया बैच चालू हुआ है, दैट इज अपना बैच है। इसमें मैं आप लोग क्या पढ़ा रहा हूं, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 12th की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 3, दैट इज लेसन नंबर 2 का। कौन सा लेसन है? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स की हम लोग बात कर रहे थे। जो लेसन नंबर 1 है मैंने आप लोग को वो भी पढ़ा रखा है, तो जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो लेसन नंबर 1 भी देख ले। सही है, और साथ ही साथ जो पिछले वाले 2 लेक्चर्स हैं उन्हें भी आप जरूर से देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर के लिए आपको लेक्चर नंबर 2 देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 2 है। ठीक है, इसलिए पार्ट 1 जरूर से देख लेना। उसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी आप लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और आज भी आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, बहुत सारी नई नई चीजें बताने वाला हूं। सही है, सो जरूर से लेक्चर नंबर 2 देखकर आना इस लेक्चर को देखने से पहले। ओके, सो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो जरूर से डाउनलोड कर लेना। वैसा क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारे नोट्स मिलने वाले हैं। सही है, सारे के सारे जो नोट्स आपको यहां पे पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको वहां पे मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोग को वहां पे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम दिया हुआ था। ठीक है, और वो आपको वहां पे भी मिलेगा। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये हर एक चीज आपको क्या मिलेगी, वहां पे फ्री मिलेगी। तो ये ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पे जाना और वहां पे सर्च करना JR ट्यूटोरियल्स, और जो सबसे पहला ऐप आएगा जिसमें हमारे राहुल सर का फोटो होगा वो जरूर से डाउनलोड कर लेना। सही है, एकदम 12-13 MB का एप्लीकेशन। उसके बाद अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना चाहता है, मुझसे कोई बातें करनी है, कोई डाउट पूछना है, या फिर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है, तो वो भी आप मुझे आगे बता सकते हो। कहां पे? मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पे आना, वहां पे आना, मुझे मैसेज करना और मुझे फॉलो भी कर लेना। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, जब मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 दिया था, मैंने आप लोगों को ओवरव्यू बताया था। देखो, हर लेक्चर में बताता रहता हूं कि कहां पे हम लोग पहुंचे हैं, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अरे गायब हो गया। हम लोग इसको यहां पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सही है, कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बातें करना शुरू कर दिए थे, और उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, वो सारी बातें हम लोग ने बहुत सारा डिस्कस कर भी लिया था। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या? देखो, मैंने आप लोग को क्या बताया था, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सही है, सबसे पहला जो पार्ट था वो है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? हमारा टेस्टिस। मेल के अंदर अगर बात करें तो मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? टेस्टिस। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर किसी भी ऑर्गन को बनना है तो उसके पास 2 चीजें होनी चाहिए, 2 क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले उसे गैमेट बनाना चाहिए। ठीक है, उसे क्या बनाना है? गैमेट बनाना है। अगर वो ऑर्गन गैमेट बना रहा है तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो सकता है। साथ ही साथ वो हार्मोन बनाए। कौन सा हार्मोन? सेक्स हार्मोन, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहां बनेगा? आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सही है, तो 2 क्राइटेरिया है, एक गैमेट का बनाना और एक हार्मोन का बनाना। और अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो ये दोनों क्राइटेरिया कौन फुलफिल करता है? हमारा टेस्टिस। सही है, तो टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? गैमेट, और टेस्टिस के अंदर ही हार्मोन का भी प्रोडक्शन होता है। कहां पे होता है ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, दैट इज टीयर्स ऑफ लोब्यूल में। जिसने लेक्चर नंबर 2 देखा है उसको समझ में आ रहा होगा। सही है, तो गैमेट, कौन सा गैमेट बनता है? मेल की अगर मैं गैमेट बात करूं तो मेल का गैमेट क्या है? दैट इज स्पर्म। ठीक है, स्पर्म होता है मेल का गैमेट। और अगर मैं हार्मोन की बात करूं तो मेजरली टेस्टोस्टेरोन। सही है, एंड्रोजन लोग बोलते हैं मेल के गैमेट को, लेकिन उसके अंदर मेजर पार्ट क्या होता है? दैट इज टेस्टोस्टेरोन। सही बात है। ये जो बातें हैं ये हमने ऑलरेडी कर रखी थी लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें मैंने आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की थी कि कौन सी चीजें कहां कहां प्लेस है और कैसे कैसे प्रेजेंट होती है। सही है, तो आज हम लोग क्या जानने वाले? आज हम लोग इन 2 चीजों को डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सेसरी ग्लैंड को और एक्सेसरी डक्ट को। ठीक है, ये डक्ट के बारे में जानेंगे और ग्लैंड के बारे में जानेंगे। डक्ट क्या होता है? देखो, डक्ट वो रास्ते हैं जहां से आपका जो मेल गैमेट है वो ट्रैवल कर करके बाहर आएगा। क्यों बाहर आएगा भैया? क्योंकि जो
जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो हमेशा होने वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो होने वाली है, सही है। तो अब जो हमारा मेल गैमेट है उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाना पड़ेगा, तभी तो वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। तो उसे जाने के लिए सबसे पहले उसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर आना पड़ेगा। तो जिन रास्तों से वो बाहर आएगा उन रास्तों को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एक्सेसरी डक्ट, ठीक है, एक्सेसरी डक्ट। और जब वो बाहर आता है, देखो जो मेल का एजैकुलेशन होता है उसे हम लोग सीमन कहते हैं, ठीक है, सीमन कहते हैं, सही बात है। अब इस सीमन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10% ही आपका स्पर्म प्रेजेंट होता है, यानी आपका मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, सिर्फ 10% ही स्पर्म प्रेजेंट होता है। बाकी का जो 90% है वो अलग अलग ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है। बाकी का जो 90% है वो अलग अलग ऊट पटांग ग्लैंड की सिक्रीशन भरी हुई होती है आपके सीमन के अंदर। वो ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड वाले टॉपिक में। क्लियर है, समझ में आ गया। सो ये 3 टॉपिक हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था, एक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा भी रखा था। अभी हम लोग 2 के बारे में ऊपर जाएंगे, दैट इज एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड। क्लियर है, समझ में आ गया। सो डायग्राम मेजरली वही वाला डायग्राम बना देते जो कल हम लोग ने बनाया था। कल कौन सा डायग्राम था, ये आपका क्या है, आपकी स्टमक वाली लाइनिंग है, ठीक है। स्टमक वाली लाइनिंग में 2 होल प्रेजेंट थे, जिस होल को हम लोग क्या कहते थे, जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 2 देखा है उन्हें नाम पता होगा। इन होल्स को हम लोग कहते थे दैट इज इनगुइनल कैनाल। अब मैं वापस नेमिंग नहीं करवाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका नाम लेक्चर नंबर 2 में लिखवाया था। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा जरूर से देख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो। उसके बाद इसके बाहर हैंग कर रहा होता है हमारा एक पाउच लाइक ऑर्गन। इस पाउच लाइक ऑर्गन के अंदर आपका टेस्टिस होता है, ठीक है। इस पाउच लाइक ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्क्रोटम, सही है। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज स्क्रोटम, ठीक है। अब इस स्क्रोटम के अंदर 2 मसल्स आई हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था। एक थी क्रीमास्टर मसल जो कि स्केलेटल मसल थी, और एक थी आपकी डाल्टस, दैट इज जो क्या थी, स्मूथ मसल थी। तो वो मैं यहां पे नहीं बना रहा, बस यहां पे मसल्स दिखा देता हूं मैं। यहां पे ये मसल्स थी, ठीक है। ये मसल्स ऐसे इनग्विनल कैनाल के थ्रू अंदर आती है, इनग्विनल कैनाल के थ्रू अंदर आती है, यहां पे लग जाती है। सेम टू सेम यहां पे भी ये ऐसे इनग्विनल कैनाल के थ्रू अंदर आती है, यहां पे लग जाती है, ठीक है। दिस इज द क्रीमास्टर मसल। और इसी क्रीमास्टर मसल के पीछे पीछे एक और स्मूथ मसल आ जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज डाल्टस। अब इन दोनों मसल्स का फंक्शन क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था, इन दोनों मसल का फंक्शन है दैट इज टेम्परेचर रेगुलेशन करना, ठीक है। टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ताकि जब बाहर का टेम्परेचर कम हो गया हो, बहुत कम हो गया हो, तो ये क्या करेंगे, जो स्क्रोटम है उसे बॉडी की तरफ पुल कर लेंगे ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। क्योंकि देखो इसके अंदर जो टेस्टिस का प्रोडक्शन है, स्पर्म का प्रोडक्शन है, उसके लिए 32 to 35 डिग्री सेल्सियस लगता है, ठीक है। 32 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, तभी स्पर्म का प्रोडक्शन हो पाएगा। लेकिन बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए बॉडी के बाहर है, ठीक है। बॉडी के अंदर नहीं है, इसीलिए बॉडी के बाहर है। लेकिन अगर बाहर का टेम्परेचर, ठीक है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, हमारे नेचर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया, ठीक है, बहुत ज्यादा गिर गया, मान लो 10 डिग्री, जैसे दिल्ली में सर्दियां होती है ना, दिल्ली साइड या फिर नॉर्थ साइड बहुत ज्यादा सर्दियां होती है, तो उस साइड में बहुत टेम्परेचर गिर जाता है। तो क्या करती है आपकी बॉडी, पता है, इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसको इस मसल के थ्रू, ठीक है, ये क्रीमास्टर और डाल्टस मसल के थ्रू क्या करेगी, बॉडी की तरफ थोड़ा सा पुल कर लेगी, ताकि बॉडी की जो वार्मनेस है ना वो इस स्क्रोटम को मिल सके, सही है, ताकि यहां पे टेम्परेचर इसका मेंटेन रहे। तो ये जो 2 मसल्स मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में, कौन कौन सी, क्रीमास्टर मसल और डाल्टस मसल, वो दोनों मसल्स का फंक्शन क्या था, टेम्परेचर रेगुलेशन का। वही वापस मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बीच में यहां पे हमारे 2 सबसे मेन ऑर्गन यानी हमारे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज आर द टेस्टिस, जो कहां प्रेजेंट है, इन इन स्क्रोटम के अंदर हमारे 2 टेस्टिस प्रेजेंट है। और अगर पेयर की बात करें तो सिंगल पेयर, मैंने आप लोगों को बताया था ना, गलत मत करना, सही है। अब इसकी टेस्टिस की कहानी हम लोग ने ऑलरेडी कल पढ़ रखी थी। टेस्टिस के अंदर, ठीक है, टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे लोब्स प्रेजेंट हुआ करते थे। उन लोब्स के कितने लोब्स प्रेजेंट होते थे, अराउंड 200 से लेके 300, सही है, 200 से लेके 300 लोब्स। उन लोब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज टेस्टिकुलर लोब्यूल, सही बात है। इसके अंदर छोटे छोटे लोब्स प्रेजेंट हुआ करते थे, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहां पे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुआ करती थी। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने होते थे, मैंने शायद आप लोगों को लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था। तो 1 से लेके 4, ठीक है। एक
टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेके 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। ये शायद मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था, चलो भूल गया होगा, लेकिन अभी सुन लो, 1 से लेके 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं एक आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल में। सही है, ये नंबर याद रखना क्योंकि एमसीक्यू के लिए बहुत बार पूछा जाता है ये नंबर। सही है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो अब यहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया है, ऐसा सपोज कर लो कि अब यहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहां से मुझे क्या करना है, स्पर्म को बाहर निकालना है, मतलब कुछ रास्ते बनाने पड़ेंगे। उन रास्तों से, ठीक है, उन रास्तों से क्या होगा, जो स्पर्म है वो बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले आ जाओ, देखते हैं कौन कौन से रास्ते हैं जिन रास्तों से आपका स्पर्म क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे क्या प्रेजेंट है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट है। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल से एक यहां से पतली सी ट्यूब निकलती है, ठीक है, इसके अंदर से देखो यहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सही है, तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहां पे साइड में थोड़ा बनाना पड़ेगा तो मिटा देता हूं। एक फॉर एग्जांपल यहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एक फॉर एग्जांपल यहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। मैंने आप लोगों को बताया था ना 1 से लेके 4 प्रेजेंट हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और इसके अंदर सिर्फ 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सही है, इसको मैं सीधा बना देता हूं, चलो ऐसे प्रेजेंट है। सही है, तो अब यहां से क्या होगा, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले यहां पे एक छोटी सी ट्यूब आएगी, एक छोटी सी ट्यूब आएगी जो क्या करेगी, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सिक्रीशन को कलेक्ट करेगी। ठीक है, समझ में आ रही बात। यहां से एक छोटी सी ट्यूब आएगी जो क्या करेगी, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सिक्रीशन को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, कलेक्ट करेगी सबको। ठीक है, और ये कहां रहेगी, आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ही रहेगी। ठीक है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ही रहेगी। इसको हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई। ठीक है, इस छोटी सी ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रेक्टाई। ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। सही है, तो थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज है, ग्रैब कर लो, जब सीख ही रहे हो तो अच्छे से सीख लो। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई। क्लियर है, समझ में आ गया। ट्यूबुलर रेक्टाई कहां प्रेजेंट है, हमेशा याद रखना, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ही प्रेजेंट होगा। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो ट्यूब क्या कर रही है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्पर्म कलेक्ट कर रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ट्यूबुलर रेक्टाई। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहां से ये जो ट्यूबुलर रेक्टाई है, ये यहां से स्पर्म लेके बाहर निकलेगी। तो यहां से एक स्पर्म आ गया, ठीक है, इसके यहां से स्पर्म आ गया, तो ऐसे ही चल के एक बड़ी सी क्या फॉर्म कर लेगी, ट्यूब फॉर्म कर लेगी। अब यहां पे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे यहां से भी आ गया, यहां से भी आ गया, समझ रहे हो। तो जितने भी आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, उन सबसे एक छोटी छोटी पाइप निकल रही है, छोटी छोटी ट्यूब्स निकल रही है, और इस ट्यूब ये सारी की सारी ट्यूब आगे चल के एक बड़ी सी ट्यूब में क्या हो रही है, ज्वाइन हो जा रही है। ठीक है, समझ में आ रही बात। इस बड़ी ट्यूब को हम लोग कहते हैं रेटे टेस्टिस। क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस। समझ में आ रही, तो सीक्वेंस समझ में आ रहा है। सबसे पहले ट्यूबुलर रेक्टाई, फिर ट्यूबुलर रेक्टाई आगे चले कनेक्ट हो रहा है किसके अंदर, रेटे टेस्टिस में। सही है, अब ये रेटे टेस्टिस थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अब ये रेटे टेस्टिस क्या हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, और अब ये क्या करेगी, इस स्पर्म को, ठीक है, स्पर्म को टेस्टिस के बाहर लेकर चली जाएगी। ठीक है, स्पर्म को क्या करेगी, टेस्टिस के बाहर लेकर चली जाएगी। यहां से बड़ी सी ट्यूब फॉर्म होगी और ये ट्यूब क्या करेगी, इस स्पर्म को टेस्टिस से बाहर लेकर चली जाएगी। जो ट्यूब स्पर्म को टेस्टिस से बाहर लेकर जाती है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं वासा एफरेंशिया। व्हाट वी कॉल, जो ट्यूब बाहर लेकर जा रही है उसे हम लोग कहते हैं वासा एफरेंशिया। देखो एफरेंशिया को याद कर लो, एफरेंशिया मतलब ई से एग्जिट, ई से एफरेंशिया। कहां से एग्जिट हो रहा है, ये आपके टेस्टिस के बाहर से। ठीक है, तो जैसे जो ट्यूब टेस्टिस से बाहर निकल रही है, स्पर्म को लेके टेस्टिस से बाहर निकल रही है, उसे मैं क्या कह रहा हूं, दैट इज वासा एफरेंशिया। ठीक है, अब देखो टेस्टिस के बाहर सबसे बड़ी ट्यूब यहां पे, ऐसे सबसे बड़ी ट्यूब, ऐसे बड़ी सी ट्यूब यहां पे लगी होगी टेस्टिस के अराउंड। ठीक है, टेस्टिस के बाहर सबसे बड़ी ट्यूब लगी हुई होती है। इट इज द बिगेस्ट ट्यूब, आपके पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे बड़ी ट्यूब ये होती है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमस। व्हाट वी कॉल दिस ट्यूब एज अ एपिडिडाइमस। अब देखो इस एपिडिडाइमस का फंक्शन क्या है, इस एपिडिडाइमस का सबसे पहला फंक्शन है कि ये जितने भी स्पर्म्स है उनको स्टोर करके रखता है और उनको मैच्योर करता है। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, टू स्टोर, स्टोरेज का। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन क्या है, स्टोरेज का। मतलब जितने भी ये स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है, जितने भी स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रही है, क्या होता है, ये चल के स्टोर करता रहता है। आपको बताता हूं मैं कि हर दिन में, ठीक है, मेल के बॉडी में जब एक मेल प्यूबर्टी हिट कर चुका होता है, तो हर दिन उसके बॉडी में अराउंड 50 to 60 मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं हर दिन। ठीक है, हर दिन उसके बॉडी में 50 to 60 मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं। तो
सारे के सारे स्पर्म्स रोज तो बाहर निकल नहीं रहे, ठीक है, रोज तो उनको मौका मिल नहीं रहा निकलने के लिए, तो ये सारे स्पर्म कहां जाएंगे, ये सब कुछ जाते हैं इस एपिडिडाइमस पे। जो एपिडिडाइमस दिख रही है ना येलो कलर की, इस एपिडिडाइमस में ये क्या होते हैं, सबसे पहले स्टोर होते हैं, ठीक है। और जितने भी स्पर्म्स एपिडिडाइमस में गए रहते हैं ना, ये सारे के सारे इमेच्योर होते हैं, मतलब पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते, सिर्फ बन गए ये, लेकिन अभी तक इनके अंदर मूवमेंट नहीं आई है, इनके अंदर हम लोग बोल सकते हैं वो टेल मूवमेंट होती है ना, जब आप देखोगे ना स्पर्म को तो उसका जो पूंछ होती है ना वो ऐसे पंखे की तरह से घूमता रहता है, ठीक है, हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह से घूमता रहता है, तो वो मैच्योरिटी, वो मोटिलिटी अभी तक इन स्पर्म्स में आई नहीं रहती है। तो ये मैच्योर कहां पे होंगे, ये होते हैं एपिडिडाइमस में। तो एपिडिडाइमस का दूसरा फंक्शन क्या है, मैच्योरेशन का, समझ रहे हो, मतलब स्पर्म को मैच्योर करने का काम भी कौन करता है, एपिडिडाइमस, ठीक है, सबसे बड़ा ट्यूब है ये। उसके बाद तीसरा फंक्शन क्या है, अब देखो इतने सारे स्पर्म्स रोज बन रहे, ठीक है, रोज बन रहे और मैच्योरेशन में अराउंड 60 डेज लगते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 60 डेज लगते हैं एक स्पर्म को मैच्योर होने में, सही बात है। तो आज का जो स्पर्म बनेगा वो अगले 60 दिन बाद वो मैच्योर होगा, सही बात है। वैसे ही जो 60 दिन पहले मैच्योर स्पर्म बना होगा आपके बॉडी में, वो आज क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। तो हर दिन कुछ ना कुछ स्पर्म्स क्या होते रहते हैं, मैच्योर होते रहते हैं, सही बात है। ऐसा नहीं है कि 60 दिन बाद ही मैच्योर होगा, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो आपको 60 दिन वेट करना पड़ेगा कि आपका स्पर्म मैच्योर हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए, ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि 60 दिन पहले का जो स्पर्म बना होगा वो तो आज मैच्योर हो गया होगा, सही है। फिर उसके एक दिन बाद वाला जो स्पर्म बनेगा वो कल मैच्योर होगा, जो एक दिन बाद वो परसों मैच्योर होगा। तो रोज कुछ ना कुछ जो स्पर्म से वो मैच्योर होते ही रहते हैं और रोज स्पर्म का प्रोडक्शन में क्या होता है, होता रहता है, सही है। तो मैच्योरेशन में हमेशा याद रखना 60 डेज लगते हैं स्पर्म की मैच्योरेशन में, कितने, 60 दिन, ऑलमोस्ट, ये थोड़ा सा वैरी कर सकता है नंबर ऊपर नीचे, लेकिन ऑलमोस्ट 60 दिन लगते हैं मैच्योरेशन के लिए। और इसका तीसरा फंक्शन क्या है, इसका तीसरा फंक्शन ये है कि जब देखो स्पर्म इसके अंदर प्रेजेंट है और ये मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसा पर्सन है, फॉर एग्जांपल संत आदमी है, कोई मतलब महात्मा आदमी है जो बोलेगा कि यार मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूंगा ही नहीं, कभी नहीं करूंगा, सही है। तो अब क्या होगा इसके बॉडी के अंदर, क्या ये जो एपिडिडाइमस ये तो भरता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि हर दिन नए स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस एपिडिडाइमस में ऐसा होगा कि कुछ टाइम बाद जब ये मैच्योर स्पर्म यूज नहीं होंगे तो ये खुद ही यहां पे डीजनरेट हो जाएंगे और ये वापस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या बोला मैंने, इनकी जो एनर्जी है वो वापस बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है और ये वापस क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। समझ में आ रही बात। तो इनको डीजनरेट करने का काम भी कौन करता है, डीजनरेट करने का काम भी कौन करता है, आपका एपिडिडाइमस। समझ में आ गया। तो एपिडिडाइमस के 3 फंक्शन समझ में आ गए सबको, ठीक है। एपिडिडाइमस के 3 फंक्शन समझ में आ गए। सबसे पहला फंक्शन क्या है, स्टोरेज का, ये स्टोर करके रखता है अपना स्पर्म्स को। फिर मैच्योरेशन का, ठीक है, मैच्योर करता है। कितने दिन लगते हैं मैच्योरेशन में, 60 दिन लगते हैं ऑलमोस्ट, सही है। और फिर उसको डीजनरेट करने का काम करता है। अगर वहां पे जो स्पर्म्स है वो पड़े रहेंगे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, वो 60 दिन बाद मतलब जब वो मैच्योर होता है, देखो मैच्योर होने के बाद जो स्पर्म्स होता है ना उसकी लाइफ सिर्फ 1 या 2 दिन की होती है, सही है। तो 1 या 2 दिन बाद वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी। तो एपिडिडाइमस तक का तो सबको आपको समझ में आ गया, सही है। अब इस एपिडिडाइमस के बाद यहां से एक ऐसी पतली सी ट्यूब निकलती है जिसको मैं दूसरे कलर से बनाना चाहता हूं, ब्लू कलर से बना रहे। चलो, यहां से एक ऐसी पतली सी ट्यूब वापस ऐसे जाती है, ध्यान सुनेंगे, जो कि एपिडिडाइमस से कनेक्ट हुई रहती है और ये ट्यूब स्क्रॉटम के बाहर निकल जाती है थ्रू इनग्विनल कैनाल, ठीक है। ये इनग्विनल कैनाल था, ये जो छोटा सा मैं बोल रहा था स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो थ्रू इनग्विनल कैनाल ये क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है आपके स्क्रॉटम से, ठीक है। आपके स्क्रॉटम से, यानी जो पाउच लाइक ऑर्गन था ना उससे ही बाहर निकल जाती है इस ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वास डेफरेंस, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस। क्लियर है, समझ में आ गया, इतनी बातें समझ में आ गया। तो जो चीज यहां पे हो रही है वही चीज यहां पे भी हो रही होगी, सही बात है। तो अगर मैं यहां से भी एक ट्यूब, देखो यहां पे भी ऐसे एपिडिडाइमस होगा और इस एपिडिडाइमस से यहां से एक आपका वास डेफरेंस क्या हो जाएगा, इस इनग्विनल कैनाल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस इनग्विनल कैनाल से बाहर निकल जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखो क्या होता है, मेल्स का जो यूरिनरी सिस्टम होता है और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कॉमन होता है। मतलब मेल के अंदर जो ट्रैक यूरिन के लिए यूज किया जा रहा है वही ट्रैक रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाएगा। तो अगर मुझे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है तो मुझे यूरिनरी सिस्टम भी तो बनाना पड़ेगा, वो भी तो समझना पड़ेगा, सही है। तो यूरिनरी सिस्टम पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ना इसको नीचे लेके आते हैं, ये हम लोग को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ये आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, आई होप आप लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, सही है। चलो ये मिटा देता हूं मैं, ये वाला मिटा देता हूं स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब देखो
मुझे यूरिनरी सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे किडनी से यूरिन बनता है, यहाँ पे मैं किडनी बना रहा हूँ और यहाँ पे किडनी बना रहा हूँ, सही है, 2 किडनी होती है, सही है। अब इस दोनों किडनी से एक छोटी सी ट्यूब आई हुई है, यहां से एक ट्यूब आई हुई है जो आपकी यूरिन को ट्रैवल लेकर आती है, इसे हम लोग कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं इसे हम लोग? यूरेटर, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, शायद ई आएगा वहां पे, चलो कोई बात नहीं। यहां से एक पतली सी ट्यूब आई हुई जो क्या करती है, जिसका नाम क्या है? यूरेटर, सही है। और ये यूरेटर आने के बाद, ये यूरेटर यहां पे आने के बाद यहां पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक ऐसा बड़ा सा ऑर्गन फॉर्म होता है जो क्या करता है? आपके यूरिन को स्टोर करके रखता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये ट्यूब यूरेटर थी, ये है यूरेटर, ये है यूरेटर, ठीक है। यूरेटर आके कनेक्ट हुए यहां से यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से। और इस यूरिनरी ब्लैडर से नीचे यहां पे एक और ट्यूब निकलती है, यहां से एक और ट्यूब निकलती है पतली सी, जो आखिरकार आपका यूरिन बाहर लेकर चली जाती है बॉडी से, ठीक है। यहां से एक और ऐसी ट्यूब निकलेगी यहां से, जो आपका यूरिन यहां से बाहर लेकर चली जाएगी, सही है। इसे हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। समझ में आ रही है बात? यहां से आपका यूरिन बाहर निकल जाएगा, ओके। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आपका यूरेटर था, यूरेटर से क्या हुआ? किडनी, देखो यूरेटर आपका किडनी से अटैच है, ठीक है। तो यहां से आपका जो यहां से आपका जो यूरिन था वो कनेक्ट हुआ यूरेटर से, कहां आया? यूरिनरी ब्लैडर में आया। यूरिनरी ब्लैडर में आपका जो यूरिन है वो स्टोर होता है, ठीक है। कुछ टाइम तक आपका यूरिन स्टोर होता है। जब आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो आपके ब्रेन को मैसेज जाता है, फिर आप बोलते हैं कि यार हाँ मेरे को यार टॉयलेट लगी है, मैडम मेरे को जाने दो, फिर आप जाते हो वॉशरूम के लिए, फिर आप टॉयलेट कर लेते हो, सही है। तो ये कनेक्टेड होता है एक बड़ी सी ट्यूब से, जिससे आगे चल के क्या हो जाता है? यूरिन रिमूव हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा, ठीक है। ये वाली जो ट्यूब है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। क्लियर है? तो कहीं मार्क कर दे, इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। क्लियर है? समझ में आ गया? आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये आपका यूरिनरी सिस्टम है। अगर मैं बात करूं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, अभी तक कहां तक पहुंचे थे हम लोग? वास डिफरेंस तक पहुंचे थे, ठीक है। ये आपका वास डिफरेंस इस इनग्विनल कैनाल से बाहर निकल गया। अब ये क्या करेगा? देखो ये क्या करेगा, इसके पीछे जाएगा, ठीक है, इसके पीछे जाएगा और ऐसे आगे से ऐसे लिपट जाएगा। क्या बोला मैंने? देखो फॉर एग्जाम्पल ये आपका यूरेटर आया हुआ है, ठीक है, यूरेटर आया हुआ है। तो आपका जो वास्ट डिफरेंस है ये ऐसे पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा और ये से पीछे से आगे जाके ऐसे लटक जाएगा। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? जैसे फॉर एग्जांपल ये माइक है मेरा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या है? यूरिन अपना वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। तो ये वास्ट डिफरेंस ऐसे पीछे पीछे जा रहा है, ठीक है, पीछे जा रहा है और यहां से आगे आके ऐसे लटक जा रहा है, ऐसे आ जा रहा है। समझ में आ रही बात? ऐसे स्ट्रक्चर आ जा रहा है, सही है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है आपका ये वास्ट डिफरेंस। इसको लगा लेता हूं वापस, सही है। तो ये इसके पीछे गया दोनों और ये से आगे से आगे ऐसे लटक गया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब ये जैसे ही इस स्ट्रक्चर के पास आता है, यहां पे आपका सबसे पहला ग्लैंड लगता है। देखो यहां से जितने भी चीजें हुई थी, ठीक है, जितने भी डक्ट फॉर्म होने वाले थे वो सारे के सारे डक्ट हम लोग ने पढ़ लिए। कितने डक्ट पढ़े? जरा नाम गिनवा दो। यहां पे लिख दे, यहां पे जगह नहीं है क्या? चलो आगे लिख देते, आगे लिख देते, बड़ा लिख दे थोड़ा। दैट इज एक्सेसरी डक्ट, ठीक है। सबसे पहला एक्सेसरी डक्ट कौन सा था? सबसे पहला जो एक्सेसरी डक्ट था वो था अपना दैट इज ट्यूबुलर रेक्टाई, ठीक है। ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग। सबसे पहला ऑर्डर कौन सा था अपना? ट्यूबुलर रेक्टाई। फिर दूसरा कौन सा था? दैट इज रेटेटेस्टिस। ये ऑर्डर याद होना चाहिए अपने को, ठीक है। दूसरा कौन सा था? रेटेटेस्टिस। फिर रेटेटेस्टिस से कौन कनेक्ट हुआ था? वासा एफरेंशिया। ये अपने नोटबुक में भी आई होप आप लोग लिख रहे होंगे, इट इज अ वासा एफरेंशिया, ठीक है। फिर वासा एफरेंशिया से कौन कनेक्ट हुआ था? एपिडिडाइमस, जो कि सबसे बड़ा, ठीक है, जो कि क्या था? सबसे बड़ा डक्ट था, ठीक है, एपिडिडाइमस। स्पेलिंग अगर देखो गलत हो गई तो देख लेना एक बार। और लास्ट हमारा क्या था? दैट इज वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ठीक है। तो ये 5
डक्ट हम लोग को देखने हैं किसके अंदर, एक्सेसरी डक्ट के अंदर, जो हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। तो पट समझ में आ गया कौन कौन से डक्ट हैं, कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या इनका फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन तो क्या ही है, ये लोग आगे लेकर जा ही रहे थे, सिर्फ फंक्शन किसका था, इस एपिडिडाइमस का। तो ये आई होप आप लोग को डक्ट के बारे में समझ में आ गया है सब कुछ। ठीक है, अब जैसे ही ये डक्ट इस साइड एंटर करता है, यहां पे इसकी मुलाकात होती है इसके सबसे पहले ग्लैंड से। मतलब यहां पे एक ऐसे लीफ के स्ट्रक्चर में, थोड़ा पतला बना दे, यहां पे एक ऐसे लीफ के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहला ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां पे ऐसे लीफ के स्ट्रक्चर में सबसे पहला, भी ये कुछ लीफ तो स्ट्रक्चर बना नहीं है, बट इमेजिन कर लो आप लोग, एक लीफ के स्ट्रक्चर में सबसे पहला यहां पे ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और इस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल। का नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल। तो सबसे पहला ग्लैंड आपको कब मिला, जब ये वास डिफरेंस आपके इसके अंदर घुसा, दैट इज यूरिनरी सिस्टम में आने की कोशिश की, तो सबसे पहला ग्लैंड मिला आपका सेमिनल वेसिकल। अब इस सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या है, ये इस स्पर्म को जो कि इतने दूर से ट्रैवल करके आ रहा है ना, इसको फूड देता है। ठीक है, इसको नरिशमेंट देता है, फूड देता है हम लोग बोल सकते हैं। और ये फूड किस फॉर्म में होता है, ये फूड होता है फ्रुक्टोज के फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में होता है, ये फ्रुक्टोज के फॉर्म में होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। सो फूड देने का काम किसका है, सेमिनल वेसिकल का। और ये कुछ लीफ के शेप में होता है, ये लीफ का शेप नहीं, ऐसा शेप होता है। ठीक है, कुछ ऐसा शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे चल के ऐसे आगे चल के दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों आगे चले के आ जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। देखो ये आपका अपना यूरेथ्रा है, तो ये यूरेथ्रा आगे रहता है ना, इसके पीछे दोनों आगे ट्यूब ऐसे चल के मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ट्यूब आगे चले क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। समझ में आ रही है बात, इसे हम लोग कहते हैं कनेक्टिव डक्ट। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव डक्ट। समझ में आ रही है बात, या फिर हम लोग इतना समझ में आ गई बात। और जैसे ही कनेक्टिव डक्ट यहां पे मिलते हैं, इसके ऊपर एक ऐसे डोनट शेप का, कौन सा शेप का, डोनट शेप का, मतलब ऐसे कुछ एक और क्या लगा हुआ रहता है, हार्मोन लगा हुआ रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और हार्मोन मतलब क्या, एक ऑर्गन लगा रहता है जो क्या रिलीज करेगा, कुछ अपने कुछ ऐसा ग्लैंड से रिलीज करेगा। सही है, देखो दिख रहा है, ये फॉर एग्जांपल ये आपका यूरेट्रा है, तो इसको ऐसे पकड़ के ऐसे गोले से में क्या लगा हुआ रहता है, ये आपका दूसरा ग्लैंड रखा रहता है। इस ग्लैंड का नाम क्या है, इसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, इस ग्लैंड का नाम क्या है, कहां लिखे, यहां पे लिख दूं, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। समझ में आ गया, प्रोस्टेट ग्लैंड समझ में आ गया। ठीक है, और अब ये क्या होगा, ये जो दोनों ट्यूब हैं ये इस यूरेथ्रा में कनेक्ट हो गए। सही है, ये इस यूरेथ्रा में कनेक्ट हो गए, तो जो आपका स्पर्म है वो इसी यूरेथ्रा के थ्रू यहां पे बाहर आएगा। ठीक है, इसी यूरेथ्रा के थ्रू यहां पे से बाहर आने वाला है। समझ में आ रही बात, क्लियर है, समझ में आ गया बात। तो जैसे ये नीचे आता है, ठीक है, जैसे ही ये नीचे आता है, यहां पे एक और ग्लैंड लगा हुआ रहता है, एक और ग्लैंड लगा हुआ रहता है यहां पे साइड में, यहां पे से बल्ब का। ठीक है, ऐसे बल्ब की शेप में एक और ग्लैंड लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग कहते हैं दैट इज काउपर्स ग्लैंड। अब ये कहां लिखे, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, चलो यहां पे लिख देते, इसे हम लोग कहते हैं दैट इज काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, या फिर इसे ही हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसको ऐसे ही इमेजिन कर लो, एक बल्ब लगा हुआ है, और ये बल्ब किसका है, कॉपर का बल्ब है। ठीक है, कॉपर का बल्ब लगा हुआ है, तो कॉपर से आपको नाम याद हो जाएगा काउपर्स ग्लैंड, और बल्ब है तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और यही एक ऐसा ग्लैंड है जो मेल में भी प्रेजेंट होता है और फीमेल में भी प्रेजेंट होता है। जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो आपको वहां पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मिलेगा। सही समझ में आ रही बात, तो वहां पे भी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होगा, यानी काउपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होगा। सही बात है। तो एक बार नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अगर आप आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको नीट की एग्जाम देनी पड़ेगी। तो नीट के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा एक ऐसा ग्लैंड है जो मेल में भी प्रेजेंट होता है और फीमेल में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या था, दैट इज काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। समझ में आई बात। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बाद लास्ट में आपका सिक्रेशन किस में चला जाता है, दैट इज आपका इजैकुलेशन बाहर आ जाता है सीमन के रूप में। ठीक है, सीमन के रूप में। क्लियर है, समझ में आ गया। सो मैं आप लोग को एक एक करके सबके फंक्शन बताता हूं कि सेमिनल वेसिकल का क्या फंक्शन है और उसका कितना कंस्टिट्यूएंट होता है आपके सीमन में। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है, उसके कितने कंस्टिट्यूएंट होते हैं, और आपके काउपर्स ग्लैंड का बताता हूं। सही बात है। आई होप आपको इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ठीक है, आई होप आपको इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब मैं बात करूं सीमन की। ठीक है, अब मैं बात करूं, चलो यहां पे एक स्लाइड ले लेते हैं और यहां पे हम लोग बात करते हैं सीमन के बारे में। अब इस सीमन के बारे में मैंने आप लोग क्या बताया, मैंने आप लोग को अभी तक क्या बताया कि इसके अंदर
मेनली सिर्फ 10% क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ 10% क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म प्रेजेंट होता है। बाकी क्या प्रेजेंट होता है, बाकी कुछ अलग अलग ग्लैंड्स की सिक्रीशन प्रेजेंट होगी, ठीक है। अलग अलग ग्लैंड्स की क्या प्रेजेंट होगी, सिक्रीशन, ठीक है। कितने कितने परसेंट, 90%। 90% अलग अलग ग्लैंड्स की सिक्रीशन होगी, सिर्फ 10% क्या होगा, आपका स्पर्म होगा। अब ये ग्लैंड्स क्या हैं, मैंने आप लोगों को नाम तो बता दिए हैं, लेकिन इनके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है और इनका क्या फंक्शन होता है, क्या देते हैं ये। तो सबसे पहला है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया सेमिनल वेसिकल का मेन फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन है फूड प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, ठीक है। और ये अकेला 60% प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है, अकेला 60% प्रेजेंट होता है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। तो अकेला ये कितना प्रेजेंट होता है, 60%। क्लियर है, समझ में आ गया। कौन सा, किस फॉर्म में फूड देता है ये, फ्रुक्टोज के फॉर्म में। देखो इन पूरे ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, मेल की बात कर लो, फीमेल की बात कर लो, फीमेल के बॉडी में तो फ्रुक्टोज मिलता ही नहीं है, और मेल की बॉडी में भी, पूरे ह्यूमन बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सेमिनल वेसिकल में ही फ्रुक्टोज मिलता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, सेमिनल वेसिकल में ही फ्रुक्टोज मिलता है। समझ में आ रही बात। तो हमारे पास अगर फ्रुक्टोज डिटेक्ट हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कहां डिटेक्ट होगा, हमारे सीमन में, ठीक है। समझ में आ रही बात। और वो कौन देता है, दैट इज सेमिनल वेसिकल। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। और इसका कितना परसेंट है सीमन के अंदर, 60%, ठीक है। दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सही है। अब इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इसका कंट्रीब्यूशन है अराउंड 20%। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, अराउंड 20% आप लोग बोल सकते हो, या फिर ये दोनों मिला के 30% देते हैं। जो लास्ट वाला लिखूंगा वो दोनों मिला के 30% देते हैं। तो जिसको मैं मिटाई देता हूं क्योंकि ऐसा कोई डाटा नहीं दिया हुआ है अभी तक, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये जनरली आयन प्रोड्यूस करता है, मतलब कुछ एलिमेंट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स देता है, जैसे Ce+, ठीक है, Na+, सोडियम आयंस। ये कुछ आयंस प्रोड्यूस करने का काम किसका है, इस प्रोस्टेट ग्लैंड का है। और जो हमारा लास्ट ग्लैंड है, ठीक है, लास्ट ग्लैंड है, जिसे हम लोग कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर, ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये दोनों मिला के, ये दोनों मिल के कितने देते हैं, 30%, ठीक है। 30% कंस्टिट्यूएंट करते हैं ये सीमन के। अब इसका इंडिविजुअल कितना नंबर है वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, सही है, तो वो मैं बता भी नहीं रहा आप लोग को। सिर्फ 10% स्पर्म का, 60% किसका, सेमिनल वेसिकल का, और 30% प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल मिला के, सही है। इसका फंक्शन क्या है, ये म्यूकस प्रोवाइड करता है बच्चों, ठीक है, म्यूकस रिलीज करता है, और जो कि म्यूकस हेल्प करता है आपका लुब्रिकेशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। समझ में आ रही बात, ठीक है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। समझ में आई बात, इतना समझ में आ गया। तो आई होप आप लोग को ग्लैंड्स के बारे में भी समझ में आ गया। तो यही है आपके एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है, यही 3 क्या है आपके एक्सेसरी ग्लैंड। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग समझ लेते हैं, दैट इज हार्मोनल कंट्रोल। अब हार्मोनल कंट्रोल क्या है, देखो कैसे एक बॉय के बॉडी में हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जब उसकी प्यूबर्टी हिट करती है, एक बॉय की जब प्यूबर्टी हिट करती है, तो कैसे उसके बॉडी के अंदर चेंजेस हम लोग को देखने मिलते हैं, और कैसे कैसे चीजें बनती है, वो थोड़ा सा हम लोग को जानना है हार्मोनल कंट्रोल के अंदर, ठीक है। तो टॉपिक डालो अपने बुक में फटाक से, हार्मोनल कंट्रोल, और आओ देखते हैं। अब मैं यहां पे बना रहा हूं एक स्ट्रक्चर जो आप लोग को ऑलरेडी पता है, जो मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, दैट इज टीएस ऑफ लोब्यूल। पढ़ा है, मैंने आप लोग को बताया था लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। टीएस ऑफ लोब्यूल क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, याद करो। यहां पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे मैं क्या कह रहा था, दैट इज सेमिनल वेसिकल। अब इस सेमिनल वेसिकल में कुछ सेल्स प्रेजेंट थे, कुछ सेल्स प्रेजेंट थे ऐसे करके, जो एक दूसरे से टाइट जंक्शन के थ्रू अटैच थे, याद है। इन सेल्स को क्या कहा था मैंने, सर्टोली सेल, ठीक है, सर्टोली सेल कहा था, नर्व सेल कहा था, सबस्टेंशियल सेल कहा था, सही है। और इनके बीच में, इनके साइड में यहां पे आपके मेल सेक्स ऑर्गन, या सॉरी, जो आपके मेल सेक्स मेल गैमेट है, ठीक है, बनाने वाले सेल्स प्रेजेंट थे, जिनका नाम क्या था, स्पर्मेटोगोनियम या फिर स्पर्मेटोगोनिया, कुछ भी आप कह लो। सिंगुलर को स्पर्मेटोगोनियम, अगर प्लूरल की बात हो रही है तो स्पर्मेटोगोनिया, सही बात है, पढ़े हो ना इंग्लिश में, सिंगुलर, प्लूरल,
पढ़े हो ना, सही है। और यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते थे, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते थे जिनका नाम क्या था, दैट इज लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। इन्हें मैं इंटरस्टिशियल सेल कहता था या फिर लेडिक सेल कहता था, सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। ये आपके स्पर्मेटोगोनिया है, इनकी भी नेमिंग कर देते वरना आप भूल जाओगे। ये थे आपके स्पर्मेटोगोनिया या फिर गोनियम कह लो, ठीक है, जो भी कहना है कह लो। और उसके बाद ये जो आपके अंदर वाले सेल्स हैं इन्हें आप लोग क्या कह लो, सर्टोली सेल या फिर नर्स सेल कह लो, जो भी आपको कहना है। मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में बताया था। अब यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल की बात हो रही है कि हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करेंगे एक बॉय की प्यूबर्टी में। फॉर एग्जांपल एक बॉय है, देयर वाज अ बॉय जिसकी एज हो चली है 12 से 13 साल की, ठीक है, जो कितने का हो चुका है, 12 से 13 साल का। मतलब अब उसकी प्यूबर्टी हिट करने वाली है। अब प्यूबर्टी हिट का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा समझो, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा समझो, ठीक है। अब इसके ब्रेन में क्या चल रहा है जब ये 12 से 13 साल का होता है, तब इसके ब्रेन में क्या चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड जो अभी कितने साल का हुआ है, 12 से 13 साल का हुआ है, ठीक है। ये क्या है, उसका ब्रेन है, सही है। अब इसके ब्रेन में ध्यान सुनेंगे, इसके ब्रेन में यहां पे एक हार्मोन लगा हुआ रहता है बच्चों, ठीक है। हार्मोन बोल सकते हैं, फिर ग्लैंड बोल सकते हैं। एक ऐसा ग्लैंड लगा हुआ रहता है जो आगे चल के हार्मोन्स रिलीज करता है। इस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, क्लियर है। अब ये हाइपोथैलेमस ही मेन फंक्शन करता है सारे के सारे, मतलब इसके अंदर जितने भी आगे चल के गैमेट्स बनने वाले हैं, जो ऑर्गन्स, जो जितने भी क्या बोल सकते हैं हम लोग हार्मोन्स बनने वाले हैं, वो सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, ये हाइपोथैलेमस। तो जैसे ही इस बच्चे की प्यूबर्टी हिट होती है, मतलब ये जब ये 12 से 13 साल का होता है, तब इसका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है, सही है। और ये रिलीज करने लगता है कुछ ग्लैंड। अब ये ग्लैंड रिलीज करता है और किस पे ऊपर डालता है, इसके नीचे ही यहां पे एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है ऐसे कुछ शेप में, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। समझा समझ में आई इतनी बात। अब देखो हो क्या रहा है, ये जो आपका हाइपोथैलेमस है सबसे पहले ये ये हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है। ये हार्मोन कब रिलीज करेगा, ध्यान से सुनो, जब इस बॉय की एज कितनी हो जाएगी, 12 से 13 साल, मतलब अब ये प्यूबर्टी हिट कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, प्यूबर्टी हिट कर रहा है। तो जैसे एक बच्चा प्यूबर्टी हिट करता है, उसका जो हाइपोथैलेमस है ये एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज इस हार्मोन का नाम है GnRH, ठीक है। इस हार्मोन का नाम क्या है, दैट इज GnRH। अब इस GnRH का फुल फॉर्म क्या है, इस GnRH का फुल फॉर्म है बच्चों गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, ध्यान सुनो, यहां लिख देता हूं मैं, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग का स्पेलिंग गलत हो गया, रिलीजिंग हार्मोन, क्लियर है, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अभी भी शायद रिलीजिंग का स्पेलिंग गलत है, देख लेना आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है। तो GnRH, ठीक है, कौन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस, हमेशा याद रखना। GnRH कौन रिलीज कर रहा है, हाइपोथैलेमस। अब ये GnRH किस पे जाके अटैक करेंगे, इस पिट्यूटरी पे अटैक करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है ना, ये हमेशा ऑर्डर देता है पिट्यूटरी को, ठीक है, ये हमेशा ऑर्डर देता है किसको, पिट्यूटरी को। तो ये GnRH किस पे जाके अटैक करेंगे, पिट्यूटरी पे, ठीक है। GnRH किस पे अटैक करेंगे, पिट्यूटरी पे। और इस GnRH के इन्फ्लुएंस में आपका जो पिट्यूटरी है वो 2 हार्मोन्स रिलीज करेगा बच्चों, ठीक है। ये जो पिट्यूटरी है ये 2 हार्मोन्स रिलीज करेगा, सही है। इन 2 हार्मोन्स का नाम क्या है, एक का नाम है FSH और एक का नाम है LH, ठीक है। 2 नाम बताया मैंने आप लोग को। जो आप कौन रिलीज कर रहा है, ये 2 हार्मोन्स रिलीज कर रहा है आपका पिट्यूटरी। कौन रिलीज कर रहा है, ये पिट्यूटरी। किसके इन्फ्लुएंस में रिलीज कर रहा है ये, GnRH। मतलब कौन और GnRH कौन रिलीज कर रहा था, हाइपोथैलेमस। मतलब हाइपोथैलेमस के इन्फ्लुएंस में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट करता है। अब ये हार्मोन्स क्या है, FSH और LH। अब इसके फुल फॉर्म भी आप लोगों को बता दूं, FSH का फुल फॉर्म है बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
तो आप लोग को डर लग रहा होगा कि ये कैसे कैसे नाम है। देखो ये जो दोनों नाम है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से रखे हुए हैं, ठीक है। फीमेल्स के पास फॉलिकल होता है, जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तब आपको समझ में आएगा कि फीमेल्स के पास फॉलिकल होता है, तो उस फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी आपको पढ़ाऊंगा, ये फीमेल्स के पार्ट होते हैं। लेकिन यही दोनों हार्मोन्स मेल में भी यूज होने वाले, सही है। तो अब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, वही यूज होने वाला होता है मेल में, लेकिन इसको अपना नाम नहीं पसंद। ये बोलता है यार मेरा नाम ना बहुत ही फीमेल फीमेल टाइप का यार, तो मुझे ना एक और नाम दे, ठीक है। मुझे साइंटिस्ट लोगों को बोलता है कि यार मेरे को एक और नाम दो, ताकि मैं लगूं यार कि मैं मेल के अंदर भी तो काम कर रहा हूं, ठीक है, मेल के अंदर भी तो काम कर रहा हूं, साथ ही साथ इसको अपना नाम ना छोटा भी लगता है, बोलता है यार मेरा नाम इतना छोटा है, ठीक है। तो इसको एक दूसरा नाम दिया गया है, इसको हम लोग ICSH भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ICSH भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म एकदम सिंपल है, फुल फॉर्म क्या है, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो यहां पे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। अब आपको नाम से पता चल रहा है कि अब ये किसको स्टिमुलेट करेगा, इंटरस्टिशियल सेल को। और इंटरस्टिशियल सेल कहां पे, यहां पे है। मतलब अब ये जो ICSH है या फिर LH है, ये जाके इंफ्लुएंस करेगा किसके ऊपर, इस इंटरस्टिशियल सेल को इंफ्लुएंस करेगा, ठीक है। अब इसके इंफ्लुएंस में, ठीक है, इसके इंफ्लुएंस में जो इंटरस्टिशियल सेल है ये बनाने लगेगा टेस्टोस्टेरॉन। ये क्या बनाने लगेगा, टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन किसी भी बच्चे के अंदर बाय बर्थ नहीं बनता, जब उसकी प्यूबर्टी हिट करती है तब बनता है। और देख रहे हो कैसे बन रहा है, जब उस बच्चे का जो हाइपोथैलेमस है वो क्या रिलीज करेगा, GnRH, सही है, समझ में आ रही बात। वो क्या रिलीज करेगा, GnRH। फिर ये GnRH किस पर अटैक करेगा, पिट्यूटरी पे। और पिट्यूटरी के बाद ये GnRH क्या पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाएगा, ये दो हार्मोन, एक है FSH और एक है LH, ठीक है। FSH का फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब LH बोलता है यार मुझे अपना नाम नहीं पसंद, मैं मेल के ऊपर भी तो एक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों नाम ना फीमेल जैसे, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से रखे गए। तो ये बोलता है यार मैं मेल पे भी तो अटैक कर रहा हूं, मेल पे भी अटैक मतलब क्या, इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, तो मुझे उसका भी नाम दे एक। तो इसका इसलिए नाम रखा गया है ICSH। अब इस ICSH का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब क्या है, ये स्टिमुलेट करेगा, छेड़ेगा किसको, जाके इंटरस्टिशियल सेल को। तो ये एक्ट करता है किसके ऊपर, इन इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, और ये सेल्स आगे चले क्या बनाने लगते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन बनाने लगते हैं। और ये टेस्टोस्टेरॉन आगे चले क्या करेंगे, इस स्पर्मेटोगोनियम पे एक्ट करेंगे, और तब जाके स्पर्मेटोगोनियम की डेवलपमेंट शुरू होगी। तब आगे चल के स्पर्म्स बनेंगे, स्पर्मेटोगोनियम से आगे चले क्या बनेगा, स्पर्म्स बनेंगे। तो समझ में आ रही है बात, जब बच्चे की प्यूबर्टी हिट होती है एक बॉय की, तभी उसके अंदर स्पर्म्स का डेवलपमेंट शुरू होता है, सही है। और बच्चे के अंदर स्पर्म का डेवलपमेंट कब होता है, कब से कब तक होता है, स्पर्म की डेवलपमेंट कब से कब होती है, ठीक है। तो जब एक बच्चे की प्यूबर्टी आती है, ठीक है, जब एक बच्चे की प्यूबर्टी आती है, एक बॉय की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बॉय ही एक मेल ऑर्गन है, सही है। तो तब से लेके टिल डेथ, मतलब जब तक एक मैन, एक आदमी, ठीक है, उसकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक उसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहता है, अराउंड 80-90 ईयर्स, जब तक एक पर्सन की डेथ नहीं हो जाती। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। तो यहां पे जो स्पर्म का प्रोडक्शन है ये प्यूबर्टी में शुरू होता है कुछ इस तरीके से, और ये जब तक ये मेल की डेथ नहीं हो जाती तब तक इसके अंदर ये स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहता है। क्लियर है, आई होप आप लोग को इतनी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो यहां पे जो आपका मेल रिप्रोडक्ट, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ले लिया, समझ में आ गया। चलो, तो यहां पे आपके जितने भी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या हो गए हैं, खत्म हो गए, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 3 में कंबाइनली क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है, सही है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर जाएंगे और उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से समझाया कि आपको हर एक चीज क्लियर हो गई होगी। क्लियर है, समझ में आ गया। सो अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे आना और एक बार मुझे बता देना, सर मुझे सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि टीचर को क्या चाहिए होता है कि उसके बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाए, उनके लिए वही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है। तो बता जरूर से देना मेरे इंस्टाग्राम पे आके, और मुझे वहां पे फॉलो भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। क्लियर है, समझ में आ गया। सो आई होप आपको आज लेक्चर नंबर 3 अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लेक्चर नंबर ये अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आया है, तो जो लेक्चर है उसे लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने सारे दोस्तों तक, जितने भी 11वीं और 12वीं के दोस्त है, चाहे वो साइंस के हो चाहे वो कॉमर्स के हो, सबके लेक्चर वीडियो आ रहे हैं तो सबको क्या कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। सारे बच्चों तक ये क्या कर दो, लिंक को
फैला दो। समझ में आई बात? तो सारे बच्चे तो इसका शेयर कर देना, लिंक को सब्सक्राइब कर देना, सबसे सब्सक्राइब करवा देना, और जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर दो, ताकि आपको आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबके वीडियोस टाइम टू टाइम नोटिफाई आपको मिल जाए। क्लियर है? समझ में आ गया? सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।